हेलो बीएमएस के स्टूडेंट्स, पहले लेक्चर में जैसा कि हमने देखा था कि सिलेबस क्या है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर के साथ। पहले चैप्टर का जो नाम है क्रिया शारीर, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कई आपको आयुर्वेद में ना शरीर और शारीर दो शब्द बार बार मिलेंगे तो आप कंफ्यूज हो गए कि दोनों एक ही चीज़ है। कुछ बच्चे समझ लेते हैं, हम भी गलती करते थे ये। तो नहीं, ऐसा नहीं है। शरीर जो होता है दैट इज द ह्यूमन बॉडी, नाम से ही लग रहा है एक बॉडी है, ठीक है। शारीर क्या होता है? जिस ग्रंथ में, ध्यान से सुनिएगा, जिस ग्रंथ में हम क्रिया के बारे में या रचना के बारे में, इस बॉडी में जो चीज़ें बॉडी की रचना और क्रिया के बारे में पढ़ते हैं, उस ग्रंथ को हम शारीर कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया डेफिनेशन शरीर और शारीर के बीच में। तो यहाँ पे हम क्रिया शारीर पढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्रिया प्रतिपादिकम शारीरम क्रिया शारीरम। जब भी क्वेश्चन आएगा क्रिया शारीर से रिलेटेड, ये श्लोक आपको मार्क कर लिखना ही है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत ईजी है। रचना में भी सेम है ये कि रचना प्रतिपादकम शारीरम रचना शारीरम, ठीक है। देखते हैं इसका मतलब क्या है। शरीर में उपस्थित विभिन्न अंग प्रत्यंग और अवयव की भिन्न भिन्न क्रियाओं का ज्ञान कराने वाला विज्ञान क्रिया शारीर के नाम से जाना जाता है। मतलब शरीर में हमारे उपस्थित जितने भी ऑर्गन्स हैं, ठीक है, अव्यय हैं, इनकी क्रियाएं क्या होती हैं, क्योंकि हम यहाँ पे उनकी फिजियोलॉजी देखेंगे हम क्रियाशारी में, तो वो कैसे काम करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जिस विज्ञान में दिया गया है उसे हम क्रिया शारीर कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं शरीर में उपस्थित कौन कौन से ऑर्गन्स है। तो हम हार्ट, फुफ्फुस, यहाँ पे याद करते चलेंगे, आपको नए नए वर्ड्स मिलेंगे यहाँ पे कि मतलब फुफ्फुस किसे कहते हैं, तो मतलब आपको धीरे धीरे सब कुछ याद हो जाएगा। तो लंग्स को फुफ्फुस कहते हैं, हृदय तो हमें पता ही है, हार्ट को कहते हैं। पाचक संस्थान दैट इज द डाइजेस्टिव सिस्टम, जीआईटी। अमाशय स्टमक को कहते हैं। मूत्रवह संस्थान, मूत्र से आपको पता चल जाएगा कि ये यूरिनरी सिस्टम की बात की जा रही है। आदि अनेक अवयवों के द्वारा संपादित विभिन्न कार्यों का ज्ञान, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इनके कार्यों का ज्ञान जिस विज्ञान में होता है उसे हम क्रिया शारीर कहते हैं, बताया जा रहा है, ठीक है। दोषों की क्रिया निर्माण, क्रिया निर्माण एवं भेदों का वर्णन, धातुओं का निर्माण, उनकी क्रिया की विधि तथा विभिन्न प्रकार के मलों की उत्पत्ति, ठीक है। पहले सॉरी, भेदों का निर्णय, जैसे कि उसके बाद धातु दोष का हो गया। दोष, धातु और मल ये कैसे कार्य करते हैं शरीर में, इनके बारे में भी जानेंगे हम क्रिया शरीर में। पूरी जो आयुर्वेद है ना, वो इसी पे डिपेंड करती है कि वात, पित्त और कफ, हमारे त्रिदोष होते हैं ना, इनकी क्रियाएं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम याद रखेंगे कि हर कहीं भी ये छोड़ेगा नहीं, ये तीनों दोष। और ये आप पढ़ेंगे कि दोष, अगर हम इसे क्या आगे हम पढ़ेंगे कि अगर हम किसी चीज़ को दोष करें तो वो दोष खराब नहीं है हमारे बॉडी के लिए। यहाँ पे अगर आप आगे चल के पढ़ोगे कि दोष जो होते हैं वात, पित्त, कफ, ये अपने प्राकृतिक अवस्था में रहते हैं ना, तो हमारे शरीर का की वृद्धि करते हैं, हमारे शरीर को संचालित करते हैं। लेकिन ये अगर विकृत अवस्था में हो जाएं, तब ये जो होते हैं हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं। ऐसा नहीं है कि दोष कहे जा रहे हैं तो ये हर जगह हमारा नुकसान करेंगे। आगे आपको धीरे धीरे पता चलेगा, ठीक है। शरीर ज्ञान का प्रयोजन, ठीक है। सेकंड टॉपिक इज क्या है कि इनका प्रयोग, शरीर ज्ञान का प्रयोजन एंड उपयोगिता, ठीक है। इसका श्लोक है, आप ये चाहें तो श्लोक याद कर सकते हैं। देखिए आयुर्वेद में क्या, अगर आपको मार्क्स गेन करना है तो आप एक दो श्लोक अगर थोड़ा एक्स्ट्रा वीक इंपॉर्टेंट तो आपको करना ही है, लेकिन अगर आप साथ में कुछ चीज़ें याद कर लोगे तो आपको माइंड ना रिच लगेगा, आपको लिखोगे तो उतने अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। तो चरक शारीर स्थान में बताया गया है ये श्लोक। शरीरम सर्वदा सर्व सर्वदा वेदयो भीषक आयुर्वेदम स कात्सनेरेन वेद लोक सुख प्रदम। अर्थात आचार्य चरक ने शारीर स्थान में शरीर ज्ञान की उपयोगिता को के विषय में कहा है। क्या कहा है? सर्वदा सब प्रकार से संपूर्ण शरीर को जो वैद्य जानता है वही भीषक, भीषक अर्थात वैद्य, संसार में सुख देने वाले आयुर्वेद शास्त्र को भी संपूर्ण रूप से जानता है। कहने का अर्थ है कि शरीर का ज्ञान ज्ञान क्यों हमारे लिए ज़रूरी है। अगर हमें बॉडी का ज्ञान नहीं होगा और हम मेडिसिन का ज्ञान कर लें तो क्या हम ट्रीटमेंट कर पाएंगे? बिल्कुल ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कहा गया है कि जो वैद्य अर्थात डॉक्टर, जैसे बॉडी का ज्ञान है ना, वही बॉडी को अच्छी प्रकार से समझता है, वही संसार में सुख देने वाले आयुर्वेद शास्त्र को भी जानता है। ये जो टर्म है ना आपको कई बार आएगा, इसका मतलब है ये संहिता, हमारा चरक संहिता, ये स्थान, उसमें स्थान होते हैं, जैसे कि यहाँ पे शारीर स्थान है। 6 का मतलब होता है एक चैप्टर नेम एंड 19 का मतलब होता है उस चैप्टर में श्लोका नंबर, ठीक है। ये कई बार आएगा तो इसको याद रखेंगे कि क्या है ये, ठीक है।
उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये आपको रीड कर लेना। नॉर्मली यहाँ से ऐसे कोई क्वेश्चन आता नहीं है कि अर्थात चिकित्सा शास्त्र में शरीर के लाभ के लिए शरीर का विभाग पूर्वक ज्ञान परम आवश्यक है, ये सारी चीजें, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आयुर्वेदिक क्रिया शरीर के मूलभूत सिद्धांत, ठीक है। तो पढ़ते हैं, आयुर्वेदिक क्रिया शरीर के अंतर्गत शरीर में उपलब्ध सभी द्रव्यों के दोष वर्ग, धातु वर्ग और मल वर्ग में विभक्त कर दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे कि सॉरी, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, यहाँ से नहीं आएगा लेकिन आगे थर्ड चैप्टर आप पढ़ोगे ना तो एक श्लोक देगा कि दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, इस तरीके से। तो उनके मूलभूत सिद्धांत वो समझने के लिए ये समझना जरूरी है। तो 3 वर्गों में बांटा गया, दोष वर्ग, धातु वर्ग, मल वर्ग, ठीक है। तीनों वर्गों की उत्पत्ति में कारण पंच महाभूत हैं, ठीक है। अब ये 3 वर्ग उत्पन्न कैसे होते हैं, तो पंच महाभूत, जैसे कि आपको पता है कि आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये जो है हमारे 5 महाभूत हैं। और इन्हीं से सभी पूरी सृष्टि के जितने भी द्रव्य हैं, चाहे वो लिविंग हो नॉन लिविंग हो, सबकी उत्पत्ति होती है। सर्व द्रव्यम पंच भौतिक मस्मित अर्थ है, कहा ही गया है कि सर्व सभी द्रव्यों की उत्पत्ति पंच महाभूत से होती है, ठीक है। इन 3 वर्गों के द्रव्य अविकृत अवस्था में रहते हुए शरीर का धारण पोषण करते हैं, ठीक है। अविकृत अवस्था, मैंने कहा था ना कि जो द्रव्य हैं तीनों वर्ग अविकृत, मतलब कि जब खराब नहीं हुए रहते हैं, वो अपने उस रेंज में रहते हैं जहाँ पे वो शरीर को वृद्धि करें, तो वहाँ पे क्या करते हैं, विकृत धारण पोषण करते हैं, ठीक है। धारण पोषण मतलब वृद्धि करना। विकृत अवस्था में शरीर को विकारग्रस्त मतलब रोगी बनाते हैं एवं कभी कभी नष्ट भी कर देते हैं। अर्थात अगर किसी इंसान की मृत्यु होती है तो उसका क्या है कि एकदम से तो नहीं दोष बिगड़े होंगे, स्टार्टिंग से धीरे धीरे करते करते लास्ट में क्या करते हैं, इंसान को इतने विकृत हो जाते हैं कि इंसान नष्ट हो जाता है चीजें, ठीक है। इन द्रव्यों में के पोषण के लिए पंच भौतिक द्रव्य की तथा विकृत होने पर उनके शमनार्थ में भी पंच भौतिक द्रव्य की आवश्यकता होती है। एक चीज इंपॉर्टेंट है कि कोई ये जो 3 द्रव्य वर्ग बताए गए हैं, इनका पोषण भी पंच भौतिक द्रव्य से हो रहा है। मतलब संसार की सभी वस्तुएं, चाहे वो बेकार हों चाहे अच्छी हों, सभी तो पंच महाभूत से ही उत्पन्न होती है। तो वही कहा गया है कि इन द्रव्यों का जो विनाश होता है, इन द्रव्यों को, तीनों वर्गों अगर वृद्धि हो रही है तो उसमें भी पंच महाभूत रिस्पॉन्सिबल है, और अगर उसका नाश हो रहा है तो उसमें भी पंच महाभूत रिस्पॉन्सिबल है। मतलब कहना चाह रहे हैं कि दोनों चीजों में पंच महाभूत का ही रोल है, ठीक है। प्रश्न यह है कि जब ये तीनों वर्ग भी पंच भौतिक हैं तथा इसके पोषण आदि के लिए प्रयुक्त द्रव्य भी पंच भौतिक हैं, तो फिर पंच भौतिक शरीर के संगठन द्रव्य को 3 वर्गों में विभाजित करने की आवश्यकता क्या थी। कहने का मतलब है, जाहिर सी बात है, ऑब्वियस क्वेश्चन है कि अगर उसका विनाश भी और वृद्धि भी दोनों पंच भौतिक से ही हो रही है तो हमें 3 वर्ग में डिवाइड करने की क्या जरूरत थी। इसका आंसर देखिए, शरीर के समस्त द्रव्य पंच भौतिक होते हुए भी संगठन एवं कार्य की दृष्टि से भिन्न भिन्न होते हैं। शरीर के जितने भी द्रव्य हैं भले वो पंच भौतिक हैं, अब जैसे कि कोई भी चीज़ है, जैसे कि पेन है, रबड़ है, दोनों पंच भौतिक है लेकिन दोनों का क्या है, काम अलग अलग है। तो क्या कहेगा, संगठन एवं कार्य की जिस कॉम्पोजिशन और उसके फंक्शनल बेसिस के आधार पे दोनों अलग अलग होते हैं चीज़ें, ठीक है। इसी कारण से रचना एवं क्रिया व्यापार के आधार पर शरीर द्रव्य को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। दैट फर्स्ट इज द दोष वर्ग, रेगुलेटिंग एंड फंक्शनिंग मटेरियल। धातु वर्ग क्या है, कंस्ट्रक्टिंग। दोष वर्ग क्या है, जो रेगुलेट करेगा बॉडी में, ये क्या है, कंस्ट्रक्ट करेगा एंड सपोर्ट करेगा, ठीक है। मल वर्ग क्या है, एक्सक्रीटरी मटेरियल। अब पंच महाभूत के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ठीक है। तो संसार के स्थूल से स्थूल मतलब बड़े से बड़े एंड सूक्ष्म से सूक्ष्म द्रव्यों की उत्पत्ति पंच महाभूत से होती है, किंतु पंच भौतिक होते हुए भी जिस महाभूत की प्रधान जिस द्रव्य में होता है उसकी अभिव्यक्ति उसी महाभूत के गुणों के द्वारा होती है। जैसे कहा गया है कि भले हर चीज़ें पंच महाभूत से बनी है लेकिन कोई एक महाभूत जो होता है ना उसमें डोमिनेंट होता है और उसको उसी नाम से जानते हैं। जैसे कि ये पेन है, तो इसमें क्या है, ये बना 5 चीज़ों से, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ठीक है। लेकिन ये ठोस है, आप पढ़ोगे कि पंच महाभूत के आगे गुण कि पृथ्वी महाभूत अगर किसी चीज़ में है तो वो मटेरियल कैसा होगा। तो कोई भी चीज़ अगर ठोस है, हार्ड है, तो क्या है वो, उसमें पृथ्वी महाभूत की डोमिनेंसी है, प्रधानता है, ठीक है। एक की प्रधान होने पर द्रव्य को उस विशेष महाभूत के अनुसार क्रमशः आकाशीय अगर किसी में आकाश की प्रधानता है तो क्या टर्म यूज करेंगे, आकाशीय। वायव्य, वायु की प्रधानता, तेजस, आग्नेय, आप्य, आप यूज फॉर जल, ठीक है। जल भी कहते हैं, उदक भी कहते हैं, आगे आप पढ़ोगे, ठीक है। तो और पार्थिव कहा जाता है, मतलब कि पेन क्या है, पार्थिव है, क्योंकि इसमें पृथ्वी महाभूत की डोमिनेंसी है, ठीक है। पंच महाभूतों से द्रव्यों की उत्पत्ति को समझने के लिए भूतों की 3 अवस्था बताई गई हैं।
ये आप ऐसे रीड कर सकते हैं, इसमें इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, समझने के लिए पढ़ सकते हैं। भूत, महाभूत और दृश्य भूत ये बताई गई हैं। भूत या तन्मात्रा, ये इंपॉर्टेंट है कि तन्मात्रा वर्ड यूज किया गया ना, कि अवस्था में आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी में उनके गुण। देखो तन्मात्रा जब भी वर्ड यूज होता है ना, तन्मात्रा क्या है कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनको बताया गया है, ठीक है। ये हमारी तन्मात्रा होती है, ठीक है। अब अव्यक्त अवस्था में रहते हैं, यह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म अवस्था होती है और ये प्रलय की अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। ये आपको बस रीड करना है कि त्रैवणुक जो होता है, त्रैवणुक को बताया गया है कि मतलब त्रैवणुक कब बनता है, और जब दो त्रैवणिक मिलते हैं, तीन त्रैवणिक मिलते हैं तो त्रसरेणु की उत्पत्ति होती है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है। बट अब रीड कर लेना। अब ये देखो, जैसे मैंने कहा था ना कि सर्वद्रव्यम पंच भौतिक मस्मितर्थे चरक सूत्र स्थान 26 चैप्टर 10 नंबर का श्लोक, उसमें ये बताया गया कि संसार के समस्त द्रव्य पंच भौतिक हैं। आयुर्वेद के इस सिद्धांत को विशेष महत्व दिया गया है और इसी पंच महाभूत से आयुर्वेद के प्रयोजन की भी सिद्धि होती है। आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है, हम देखते हैं। ये श्लोक इम्पॉर्टेंट है एंड आपको याद करना है। प्रयोजनम चा से स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रश्नम च, कहाँ बताया गया, चरक सूत्र स्थान में 30 चैप्टर 26 नंबर का श्लोक, ठीक है। क्या है इसका मतलब, स्वस्थ पुरुष के स्वास्थ्य की रक्षा करना और आतुर होने पर उसका प्रशमन करना। आयुर्वेद का प्रयोजन देखिए, अगर आप मॉडर्न, मैं यहाँ पे मॉडर्न की कुछ वो नहीं करे बुराई, लेकिन आयुर्वेद में क्या होता है कि हम कोई मेडिसिन दे रहे हैं तो हम ये भी सोचते हैं, मतलब किस विकार, आतुर का जो विकार है वो दूर हो, और साथ में कोई अगर हेल्दी पर्सन है तो उसको कभी बीमारी ना हो, तो हम दोनों चीज़ों पे फोकस करते हैं। तो आयुर्वेद का प्रयोजन जो है वो इन दोनों चीज़ों पे फोकस करता है। पहला क्या है कि जो हेल्दी है, हेल्दी को हेल्दी रखना, और दूसरा जो डिजीज़ है उसको डिजीज़ फ्री करना, ठीक है। पुरुष के स्वास्थ्य की रक्षा हेतु आहार द्रव्य का उपयोग किया जाता है, और वो भी क्या होते हैं, पंचभौतिक होते हैं। और जो आतुर अगर विकारग्रस्त हैं तो उनके लिए जो मेडिसिन यूज़ की जाती हैं, आहार और डाइट प्लान बताते हैं, वो भी पंचभौतिक द्रव्य के द्वारा निर्मित होते हैं। इसका मतलब है कि ये जो श्लोक है कि हर द्रव्य जो होते हैं पंच महाभूत से बने होते हैं, उसी को एक्सप्लेन किया जा रहा है यहाँ पे। इसी प्रकार शरीर को धारण करने वाले दोष, धातु, मल भी पंच भौतिक होते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है कि आप बताइए कि सारे द्रव्य पंच भौतिक क्यों होते हैं, तो आपको ये श्लोक लिखना है पहले और उसके बाद ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी है। अब यहाँ पे बताया गया है कि मतलब किस अंग प्रत्यंग में कौन सा अंग प्रत्यंग जो होता है वो किस महाभूत की प्रधानता से उसको पार्थिव कहेंगे, आपे कहेंगे, आग्नेय कहेंगे, ये बताएगा। देखिए जैसे कि जिन अंग प्रत्यंगों में स्थूल स्थिर, ये पृथ्वी का गुण बताया जा रहा है, मूर्तिमान, गुरु, कठिन, खर गुण धर्म पाए जाते हैं, वे पार्थिव होते हैं। मतलब कोई अगर द्रव्य पार्थिव है तो उसमें ये सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल क्या है, नख, नख अगर कोई पूछे नेल्स के यहाँ, तो वो पार्थिव है क्योंकि वो क्या होते हैं, मूर्तिमान होते हैं, एक जगह पे स्थिर रहते हैं, भारी होते हैं, कठिन हार्ड होते हैं, खरगुण रूक्ष होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती है। अस्थि, दंत, मांस, त्वचा, पुरुष, ये सारे केश, श्रमशु, नख, लोम, कंडर आदि, नासिका, आप सभी अनाटमी में पढ़ेंगे। घ्राणेन्द्रिय, पृथ्वी महाभूत, ठीक है। घ्राणेन्द्रिय में पृथ्वी महाभूत की अधिकता होती है, प्रधानता होती है, और गंध, ये सारे जो होते हैं पृथ्वी से रिलेटेड होते हैं। यहाँ से एमसीक्यू आते हैं, एक बार आपको अच्छे से इसको एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है आपको। आप पृथ्वी पढ़ लिया तो आकाश, वायु, अग्नि, जल, वो सभी पढ़ना है कि कहाँ कहाँ पे, वो जैसे सलाइवा में जल हो गया, इस तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है। वो सारे, और जितने भी मृदु ऑर्गन्स होते हैं ना, उसमें क्या होते हैं, वो पृथ्वी महाभूत नहीं होते हैं। उसमें क्या होता है कि आपका वायु होगा कहीं कहीं पे, जो स्पेस खाली जगह होंगे वहाँ पे वायु की प्रधानता होगी, जो हल्के होंगे वहाँ पे आकाश की होगी। तो आपको इसको एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। सेकंड इज त्रिदोष विवेचन। पहले हमने देखो त्रिदोष विवेचन में बात, पित्त, कफ, तीन दोष होते हैं आयुर्वेद के, इनको त्रिदोष कहा जाता है। दूषणात दोषा, अर्थात जो शरीर को दूषित करते हैं वे दोष कहलाते हैं। ये दोष शरीर को तभी दूषित करते हैं जब स्वयं विकृत हों। जैसे कि मैंने कहा था कि अगर दोष है, इसका मतलब ये नहीं है कि शरीर को हमेशा दूषित ही करेंगे, ये तब दूषित करेंगे जब ये अब विकृत अवस्था में जाएंगे, ठीक है। जब ये स्वयं विकृत होते हैं तब डिजीज उत्पन्न करते हैं, और जब ये नॉर्मल अवस्था में होते हैं, अविकृत अवस्था में, तो शरीर का संचालन करते हैं। इसका इनका अभिप्राय यह है कि प्रतिदिन जो आहार विहार का सेवन किया जाता है, उस आहार विहार से प्राकृत दोषों का पोषण होता है, और जब विकृत आहार विहार का सेवन करते हैं तब इन दोषों की वृद्धि अथवा क्षय होता है। बताया गया कि जब भी हम कुछ अच्छी चीज़ें, मतलब क्या गुड डाइट लेते हैं, तो क्या होता है, इन दोष की वृद्धि होती है, हमारे शरीर का पोषण होता है। लेकिन वही अगर हम बाहर की चीज़ें खा रहे हैं तो क्या होगा, दोष हमारी बॉडी में इम्बैलेंस होंगे,
और जब दोष हमारे बॉडी में इम्बैलेंस होते हैं तो विकृत अवस्था में जाते हैं और शरीर में डिजीज उत्पन्न करते हैं। ये पूरे पैराग्राफ में बताया जा रहा है। शरीर में अनेक विकार उत्पन्न होते हैं, इसलिए इन्हें दोष, तब इन्हें दोष कहा जाता है जब ये विकार मतलब कि विकृत अवस्था में होकर विकार उत्पन्न करते हैं। ये करना है वायु पित्तम कफ श्रोता शरीरो दोष संग्रह सरक सूत्र चैप्टर 1 और 15 7 नंबर का श्लोक है। इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है और पूरे आयुर्वेद में ये बार बार आएगा। इसका अर्थ मतलब है अर्थात बात पित्त एवं कफ शरीर के दोष हैं, ये अपनी प्राकृतिक या स्वाभाविक अवस्था में रहते हुए शरीर को लाभ पहुंचाते हैं और जब यही विकृत को प्राप्त होने पर शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। जो भी हमने ऊपर पढ़ा था ना, ये पूरा एक लाइन में श्लोक बताया गया है। इसका यही मतलब है, आपको ये श्लोक लिखना है अगर एग्जाम में आता है और साथ में से एक्सप्लेन करना है। तो थैंक यू।